हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हाजिर हैं उत्कर्ष के बैनर तले। ये जो निःशुल्क जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, भारत के संविधान के अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग आयामों पर आप लोगों से बातचीत का ये जो अवसर उत्कर्ष उपलब्ध करवा रहा है, उसके लिए उत्कर्ष का आभार और आप सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार। गोविंद जी नमस्कार। पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ कि 3-4 दिन तक हम भारत के संविधान पर बात कर नहीं पाए। उस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटी थी जिन पर भी हमको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग भारत के संविधान को सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक जो हमने पढ़ा वो मौलिक अधिकार तक था। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। गोविंद जी नमस्कार। संजय जी आपको भी नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वीरेंद्र जी एकदम बढ़िया हूँ मैं, आप भी सब अच्छे होंगे मैं मान के चल रहा हूँ। गीता जी गुड इवनिंग। पवन जी सबको बहुत सारा नमस्कार। हम लोग आज बात करना चाहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। डीपीएसपी कहते हैं इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 टू 51 यानी अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नितिन जी आपको भी नमस्कार। प्रीति जी गुड इवनिंग। भवानी जी गुड इवनिंग। सबको नमस्कार। दोस्तों पहले इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए, डीपीएसपी में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के जो लोग हैं, हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या अपेक्षाएं थी, उनको क्या मंशाएं थी भारतीय संविधान को लेकर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या विजन था, क्या उनकी मंशाएं थी, क्या उनकी अपेक्षाएं थी। पहली बात ये। दूसरी बात, भाग 4 को हम लोग सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक भाग 4 को कहा जाता है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक क्यों कहा जाता है भाग 4 को। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत वो सारी बातें दे रखी है जो किसी भी समाज में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने, या किसी भी तरह की जो आर्थिक विषमता है उनको समाप्त करने में ये जो नीति निदेशक तत्व है उसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जो इन सारे भेदभाव, सारी विषमताओं को समाप्त करते हैं। इस वजह से इसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है, सामाजिक या आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, सिविल सर्विस के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां पर है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है, सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। डीपीएसपी को हम लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक या सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहते हैं। डीपीएसपी में और क्या खास बात है, देखिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व एक तो एनफोर्सेबल नहीं है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो फिर इनको शामिल क्यों किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 अभी बात करेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, देखिए स्टेट 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा स्टेट जो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, एक ऐसा स्टेट जो रेवेन्यू का कलेक्शन का काम करता है। उस प्रकार के राज्य को कहा जाता है पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट। इस प्रकार के राज्य को हम लोग कह सकते हैं मिनिमम स्टेट, जो कम से कम कार्य करे। एक ऐसा राज्य जो लोगों के लिए सब कुछ कार्य करने की बात करता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, ये सारी बातें जब राज्य खुद करता है तो उस प्रकार के स्टेट को हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अगर आप देखोगे तो उसमें वो सारी बातें कर रखी है जो एक व्यक्ति के विकास के लिए सब कुछ आवश्यक होता है, वो सारी बातें नीति निदेशक तत्वों में। इस वजह से नीति निदेशक तत्व या
भाग 4 जो है इसे हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कह सकते हैं। एक बात और है, अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि मित्रों आप लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो कई जो आलोचक है वो आलोचक अक्सर ये कह देते हैं कि महात्मा गांधी ना तो संविधान सभा में उपस्थित थे और न ही भारत के संविधान में कहीं पर भी गांधी के विचारों का उल्लेख मिलता है। ये गलत है, ये गलत है। गांधी क्या चाहते थे, गांधी की क्या फिलॉसफी थी, क्या गांधीयन फिलॉसफी है, ये सब कुछ अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। आप लोग जानते हैं गांधी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 इन सब बातों का उल्लेख करता है। गांधी जी मादक पदार्थों के सेवन का विरोध करते थे, मादक पदार्थों पर वो रोक लगाना चाहते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 देख लीजिए, मादक पदार्थों पर रोक का उल्लेख है। ठीक इसी प्रकार से गांधी जी पशुओं विशेषकर गाय की हत्या के विरोधी थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 देख लीजिए। तो कुल मिलाकर गांधीयन जो फिलॉसफी है, गांधी जी के जो विचार है वो भाग 4 में दिखाई देते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक मित्र लोग कह रहे हैं कि आयरलैंड से लिए गए, ऑब्वियसली नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। लेकिन नितिन जी आप जो कह रहे हैं कि आयरलैंड से लिए गए, अक्सर यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है और ये क्लासेस में विद्यार्थी अक्सर प्रश्न पूछते हैं, जरा इसको सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी की बात को जोड़कर कह रहा हूं। 1935 का एक अधिनियम था जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस भी थे। ये जो निर्देशों के उपकरण जो 1935 के अधिनियम में थे, इन्हीं निर्देशों के उपकरण को वर्तमान भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। जो आज का संविधान का जो डीपीएसपी है वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निर्देशों के उपकरण थे। तो कई बार जो नितिन जी अभी कह रहे थे, कई बार विद्यार्थी ये प्रश्न पूछता है कि एक जगह तो हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोतों के अंतर्गत हम लोग ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए, और एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण जो उल्लेखित थे वही आज डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो फिर ये ऐसे कैसे हो गया? 1935 आंसर होगा या आयरलैंड होगा? देखिए इसको एकदम स्पष्ट कर देते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, और ये जो निर्देशों के उपकरण है वे ही आजकल डीपीएसपी कहलाते हैं। 1935 का जब अधिनियम बना था, उस 1935 के अधिनियम में भी जो निर्देशों के उपकरण का जो प्रावधान है वो प्रावधान आयरलैंड से लिया गया था। इस वजह से अगर यह कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निर्देशों के उपकरण जो कि 1935 के अधिनियम में उल्लेखित थे वे स्वयं आयरलैंड से लिए गए। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए कई बार विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में फर्क क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स फोर्सेबल है, राज्य को उसे लागू करने पड़ेंगे, और राज्य अगर उसे लागू नहीं करता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट से सहायता ले सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, अधिकांश जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी जो नेचर है वो निषेधात्मक है, राज्य को कुछ कार्य करने से रोका गया है, इस वजह से हम उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक कह सकते हैं। इसके ठीक विपरीत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल नहीं है, राज्य के लिए लागू करने जरूरी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, क्योंकि प्रत्येक नीति निर्देशक तत्व में हमने राज्य से ये अपेक्षा की है, ये उम्मीद की है कि राज्य लोगों के लिए ऐसा करेगा। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब हम लोग एक एक नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। क्या क्या प्रश्न हो सकता है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मित्रों जैसे ही मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द परिभाषित किया गया, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, और सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आती है फिर अनुच्छेद 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में भी तो राज्य शब्द परिभाषित है, एकदम बात सही है,
भाग 3 का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, भाग 4 का अनुच्छेद 36 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। लेकिन आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि बाय द वे ये प्रश्न आ गया तो हमको जवाब क्या देना है? जवाब दिया जा सकता है। अगर प्रश्न आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है, ऑब्वियसली आंसर 12 होगा। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि अनुच्छेद 12 और 36 दोनों है ऑप्शन, तो क्या करना है? अगर दोनों इंडिविजुअल ऑप्शन देने हैं, दोनों इंडिविजुअल ऑप्शन दे रखे हैं, आप प्राथमिकता किसको दोगे? अनुच्छेद 12 को प्राथमिकता दोगे। आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 12 में तो राज्य शब्द वाकई में परिभाषित किया गया है, लेकिन 36 में क्या लिखा हुआ है? 36 में लिखा हुआ है भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखा है। इसका मतलब एक्चुअली में, वास्तविकता में तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित किया गया, 36 में कहा गया कि इसका वही अर्थ है। दोनों अगर इंडिविजुअल ऑप्शन आए, आंसर देना 12, दोनों एक साथ में ऑप्शन आए तो आंसर 12 और 36 दोनों होगा। इस बात का भी ध्यान रखें आप। 36 के बाद में अनुच्छेद 37। क्या देखिए, आप लोगों की एक दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम है, याद रखने की समस्या। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बड़े टुकड़ों में याद कीजिए, अनुच्छेदों को याद रह जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 दो बातें कहता है। एक, फोर्सेबल नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल नहीं है, यह बात अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है पहली। और दूसरी क्या लिखी हुई है? दूसरी लिखी हुई है राज्य जब भी नीतियां बनाएगा इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, यह बात भी अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है। तो दो बातें, वाद योग्य नहीं है, और दूसरी बात है राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की, और मेरे हिसाब से आर्टिकल 38 में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्या प्रश्न हो सकता है, जरा इसको देखिए। मैंने कहा सिविल सर्विस के पेपर में प्रश्न आ चुका है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां पर है, और इस समय इसका आंसर था प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों। आर्टिकल 38 वह अनुच्छेद है, और यूं कह दीजिए एकमात्र वह अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। सीधा प्रश्न आ सकता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है वो कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 38, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखें आर्टिकल 39। अक्सर विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और उसका कारण यह, अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात की पावर देता है कि वह किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के अनुसार कर सके। कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई भी ऐसी विधि जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है, उसकी रिव्यू किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13। दैट्स वाई आर्टिकल 13 मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आर्टिकल 39 क्या है? अगर आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 39। ऐसा क्यों? आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं, और 6 की 6 बात आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी बात उल्लेखित नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। पहली बात, राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, ये पहली बात है। जो दूसरी बात लिखी हुई है, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या लिखी हुई है? ये जो बी और जो सी मैं बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, अभी वापस जिक्र करेंगे इसका। सी लिखा हुआ, राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे कि सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, केंद्रीकरण नहीं हो। और चौथी बात, एकदम मधु जी सही कह रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी सभी स्त्रियों और सभी पुरुषों को अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 39 में है, और वो भी चौथे पॉइंट में है। ई यानी पांचवा क्या लिखा हुआ है? राज्य स्त्रियों और पुरुषों को
ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ में हो, जो उनकी आयु के विरुद्ध हो। और राज्य बच्चों की जो टीन एज है, राज्य बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, उसको ध्यान में रखेगा। इस बात का भी उल्लेख आर्टिकल 39 में। और जो लास्ट बात जो लिखी हुई है, राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उनका शोषण नहीं हो। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 39 में। मैंने कहा आर्टिकल 39 का जो बी और जो सी वाला जो पार्ट है वो आपको याद रखना है। और वो आपको याद क्यों रखना है? वो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जब हम लोगों ने पढ़े थे तब आप लोगों को बताया गया था, अनुच्छेद 31C बताया था। मैंने आपको कहा था अनुच्छेद 31C हमने 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। देखिए, जैसे ही हम लोग नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पूरा करेंगे, हम लोग डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, किस बात को लेकर तनाव है, किस बात को लेकर विवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर 31C जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसकी बात क्यों कर रहा हूं? इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा 31C नामक अनुच्छेद जोड़कर यह लिखा गया कि आर्टिकल 39B व C को अनुच्छेद 14 जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 जो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर आर्टिकल 39B और C को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 31C में। B और C दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। याद करिए दोस्तों, आप लोगों को यह बताया गया था जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तब आप लोगों को यह कहा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी की सरकार ने। राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया था इंदिरा जी की सरकार ने। 1969 की बात है। रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया और माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में इंदिरा जी के इन दोनों कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है, उस निर्णय के काउंटर में इंदिरा जी ने 25वां संविधान संशोधन करके 31C नाम का अनुच्छेद जोड़ा और लिख दिया आर्टिकल 39B व आर्टिकल 39C को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है, उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। तुलसाराम जी, 31B और 31C पर ज्यादा डिस्कशन करना है जी। क्यों करना है 31B और C पर? C पे तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। 31B पहले आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के समय बताया जा चुका है। 31B ये कहता है कि कुछ कानून ऐसे होंगे जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 31B को हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा। तुलसाराम जी, हमारे पहले के वीडियो भी थोड़ा देखे हैं, उसमें हमने 31B पर बात की है। 31C आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं अनुच्छेद 40 की ओर। अनुच्छेद 40 ये कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा महात्मा गांधी के जो विचार है, जो गांधीयन फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दिखाई देती है। उदाहरण आपके सामने है अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को करेगा। ये गांधीयन फिलॉसफी से कैसे संबंधित है? गांधीयन फिलॉसफी से ऐसे संबंधित है, आप लोग जानते हैं गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था। गांधी जी चाहते थे कि मेरे गांव आत्मनिर्भर बने, और गांधी जी गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को देते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राम स्वराज। ग्राम पंचायतों को अगर हम लोग देखते हैं तो गांधीयन फिलॉसफी के ग्राम स्वराज से ही संबंधित है हमारी ग्राम पंचायत है। इसी वजह से तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गांधी दर्शन से संबंधित है। ये हुआ अनुच्छेद 40। अब जरा देखें अनुच्छेद 41, 42 और अनुच्छेद 43। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक साथ में क्यों लिख दिया अनुच्छेद 41, 42 और 43। मित्रों, इसका कारण है आप लोग मुझसे लगातार एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न ये है कि अनुच्छेद हमसे याद नहीं होते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को अनुच्छेदों को, उनके जो कीवर्ड्स है, उनका जो मुख्य शब्द है, उसको पकड़िए, आपको याद रह जाएगा। 41, 42, 43 मैंने साथ में क्यों लिखे हैं? तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए? तुलसाराम जी आपका जवाब देंगे, अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव हो तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है? तुलसाराम जी अभी आपका जवाब देते हैं। मैंने कहा ना, इस टॉपिक के खत्म होते ही इसी पर बात करेंगे। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य सभी लोगों को जॉब देगा, काम देगा, शिक्षा देगा, एजुकेशन देगा, और राज्य सभी लोगों के लिए पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। अब इसमें याद क्या रखना है? पहली बात,
आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। अनुच्छेद 41 में 3 शब्द लिखे हुए हैं, राइट टू जॉब यानी काम देगा, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा देगा, और पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। प्रश्न आ सकता है इसमें क्या उल्लेखित नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक असिस्टेंस फॉर होम, लोक सहायता किसके लिए? अनुच्छेद 41 में साफ लिखा हुआ है, राज्य बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बेकार यानी जो बेरोजगार है उनके लिए, और हमारे जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड यानी आजकल जो मोदी जी ने शब्द दिया दैट इज दिव्यांग, यानी जो हमारे निशक्त है, डिसेबल्ड है, उन लोगों को लोक सहायता देने का काम करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो लोक सहायता के लिए जो 4 वर्ग बताए हैं, हर्षदीप जी यस आर्टिकल 39A के बारे में बात करेंगे, अभी 41, 42, 43 पे बात कर लेता हूं, फिर वापस 41 पे आएंगे, 39A पर आएंगे। इसमें आपको बात याद ये रखनी है कि यहाँ बुजुर्ग लिखा हुआ है, बीमार लिखा हुआ है, बेकार लिखा हुआ है, और डिसेबल्ड लिखा हुआ है, और डिसेबल्ड के लिए लोक सहायता का उल्लेख केवल और केवल अनुच्छेद 41 में ही है, इस बात को ध्यान रखना है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 42 ये कहता है काम देने से काम नहीं चलेगा, आपको काम की ऐसी दशाएं भी देनी है जो मानव के लिए उचित है। राज्य लोगों को मानव उचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, इस बात का उल्लेख 42 में है, और साथ ही साथ में यह भी लिखा हुआ है राज्य मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। आप लोग जानते हैं महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे जो अधिकार दे रखे, उसका आधार ये अनुच्छेद 42 ही है। काम दीजिए, काम के अनुकूल परिस्थितियां दीजिए, और कम से कम इतना वेतन तो दीजिए जिससे कि व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। अनुच्छेद 43 ये कहता है राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। इस वजह से मैंने 41, 42 और 43 एक साथ में लिखे हैं। अब आपका जो प्रश्न है आर्टिकल 39A के बारे में, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्या है जरा इसको देख लीजिए। आर्टिकल 39A हर्षदीप जी ने पूछा है। 39A देखिए, ए है, इसका मतलब ये तो बात समझ में आई गई कि इसको हमने बाद में जोड़ा, कैपिटल ए होने का मतलब भी यही है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 39A है क्या? देखिए, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो देश का सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, सबसे विवादास्पद संशोधन है। उसके कारण है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी 42वें संविधान संशोधन जिसको हम लोग कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, उस संशोधन के द्वारा 39A जोड़ा गया, और क्या कहता है? राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय, फ्री जस्टिस, निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाएगा। साथ ही साथ उनके लिए विधिक सहायता यानी लीगल असिस्टेंस उपलब्ध करवाएगा। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 39A में। अब देखिए, हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि न्याय में देरी करना, न्याय से इनकार करना, ये बात एकदम सही है। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो इतनी कठिन है, इतनी जटिल है, इतनी महंगी है कि देश का आम व्यक्ति इस न्याय को प्राप्त नहीं कर पाता है। न्याय एक गरीब व्यक्ति, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 26% लोग बीपीएल है। तो ऐसी स्थिति में इस महंगे न्याय को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री जस्टिस एंड लीगल असिस्टेंस फॉर ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। देश के सभी लोगों को निःशुल्क न्याय। अब आप मुझसे पूछोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करने मात्र से तो निःशुल्क न्याय नहीं मिलेगा। बात एकदम सही है। इस वजह से हमने 1987 में 1987 में एक कानून बनाया है। कानून का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, नलसा एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो नलसा एक्ट है 1987 का, इस नलसा एक्ट के तहत हमने 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नलसा की स्थापना की। स्टेट लेवल पर हमने सलसा यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी डलसा की स्थापना की। ये नलसा, ये सलसा और ये डलसा, ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को
निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का काम करती है। आर्टिकल 39A के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु भारतीय संसद द्वारा 1987 में कानून बनाया गया। 1995 में नलसा की स्थापना हुई। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और भी याद रखनी है, और वो बात ये है कि ये जो नलसा है, इस नलसा का जो संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और इस नलसा के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज में जो नंबर 2 है, जो दूसरे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, वो इस नलसा के अध्यक्ष होते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यस अजय जी, सलसा स्टेट लेवल पर होता है और डलसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। 41, 42 और 43 की बात कर ली। अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43A की। ए है, फिर वही बात बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 43A क्या कहता है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। राज्य लोगों को रोजगार देगा, राज्य लोगों को मानवोचित दशाएं देगा, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा, और राज्य ये जो कर्मचारी है, ये जो कार्मिक हैं, ये सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए उनकी मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आर्टिकल 43A ये कहता है राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। आप लोग जानते हैं भारत में जो ट्रेड यूनियन, आपने भामस, आपने इंटक, एटक इत्यादि संगठनों के नाम सुने होंगे, सरकार की ड्यूटी बनती है कि इनके समय पर चुनाव करवाए, ताकि कर्मचारी सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, सरकार को इसकी जानकारी मिल सके। जिनगर साहब चिंता मत करिए, पैसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। पैसा एक्ट के बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। पैसा एक्ट का संबंध उसी से है, 96 का ये एक्ट है। अभी हम लोग बात क्यों करें, 243D की भी बात करेंगे मनीष जी। अभी 243D पर हम लोग नहीं है, अभी हम लोग केवल और केवल डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तक सीमित कर रखा है अभी फिलहाल। 43B, 43B क्या कहता है? 43B देखिए, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मेरी बातों को जो सुन रहे हैं, वो लोग जानते होंगे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी संस्थाओं का प्रयोग काफी सफल रहा है। अनुच्छेद 43B ये कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, ऐसा 43B में लिखा हुआ है। और ये जो 43B है वो अभी हमने हाल ही में जोड़ा है, वर्ष 2012 में जोड़ा है, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। तो ये सारी बातें अपने को याद रहनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। 43B ऐसा कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। देखिए, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, अभी तक मैं 41, 42, 43 यहां लिख रहा था और अचानक मैं 44 को यहां लेकर आ गया हूं। इसका कारण है, अनुच्छेद 44 वह अनुच्छेद है जो वर्तमान समय में काफी चर्चा में है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। अब मुझसे प्रश्न पूछोगे, ये कॉमन सिविल कोड क्या होता है? कॉमन सिविल कोड का मतलब है, जब देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए नियम, कायदे, कानून भी एक होना चाहिए। दैट इज कॉमन सिविल कोड। देश में चाहे किसी भी धर्म के लोग रहते हो, चाहे किसी भी जाति के लोग रहते हो, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, उनके व्यवहारों को व्यवस्थित करने के लिए जब एक ही प्रकार का कानून होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 44 में ऐसा लिखा हुआ है। एक दूसरी बात, आप मुझसे यस सोरेन जी एकदम सही कह रहे हैं, 44 UCC है, यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि ये कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में है या नहीं है। अक्सर कह दिया जाता है कि नहीं, कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग नियम है। देखिए, 98% केसेज में हमारे देश में कॉमन सिविल कोड है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी भी प्रकार का अगर अपराध करते हैं तो उनके लिए एक जैसे कानून से सजा दी जाती है, उनके लिए अलग अलग कानून थोड़ी है। दैट्स वाई कॉमन सिविल कोड तो है, लेकिन विवाह के नियम, तलाक के नियम, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार के नियम मुसलमानों के लिए अलग होने की वजह से ये जो पर्सनल जो मामले, ये जो व्यक्तिगत जो मामले है, उसके संदर्भ में कॉमन सिविल कोड नहीं है। बाकी 98% केसेज में भारत में कॉमन सिविल कोड है। एक दूसरी बात, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। देखिए, संविधान सभा में इस पर पर्याप्त बहस हुई थी।
संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि देश में सभी वर्गों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के जो वे मेंबर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में उस समय निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग इतने प्रगतिशील नहीं थे, लोग इतने मैच्योर नहीं थे। तो हमारी संविधान सभा के अधिकांश जो अल्पसंख्यक सदस्य थे, उन्होंने कहा फिलहाल कॉमन सिविल कोड को लागू मत कीजिए और वेट कीजिए उस समय का जब देश में शिक्षा का विकास होगा, देश में शिक्षा का प्रचार व प्रसार होगा, लोग मैच्योर बनेंगे, लोग प्रगतिशील बनेंगे, परिपक्व होंगे, तो हम लोग कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। ऐसा अनुच्छेद 44 की मंशा है और इसी वजह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। एक तो बात है ये। दूसरी बात मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब हम लोग अनुच्छेद 44 पर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों को साहबानों वाले मामले पर भी चर्चा करनी चाहिए, और न केवल हमको साहबानों वाले मामले पर चर्चा करनी चाहिए बल्कि हमको सायरा बानो वाले मामले पर भी चर्चा करनी चाहिए। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर भी हमको बात करनी चाहिए। देखिए, साहबानो एक मुस्लिम महिला, 70 के दशक की बात है। साहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तब साहबानो की एज लगभग 68-70 साल हुआ करती थी। 5 उसके बच्चे थे और उसको तलाक दे दिया। साहबानो के जो पति है मोहम्मद अहमद खान, वो खुद वकील है, मध्य प्रदेश के बड़े फेमस वकील, उन्होंने उसको तलाक दे दिया। तलाक के बाद जो मुस्लिम जो नियम है, जो शरीयत लॉ है, वो ये कहता है कि इद्दत की अवधि तक उन्हें भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इद्दत की अवधि लगभग 3-3.25 महीने की होती है। एक ऐसी महिला जिसकी एज 70 वर्ष है, एक ऐसी महिला जो 5 बच्चों की माँ है, उसे आप 100 दिन, 90 दिन, 95 दिन भरण पोषण भत्ता देते हैं, उस महिला का भविष्य का क्या होगा? साहबानों ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो 1985 के नाम से ये मामला दर्ज है, पर ये एक्चुअली में साहबानो केस के नाम से ही इसको जाना जाता है। 1985 का ये जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है और मुस्लिम महिलाओं को भी जीवन पर्यंत भरण पोषण का भत्ता मिलना चाहिए। ये साहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ये डिसीजन ऐसा था जो हमको अनुच्छेद 44 के तहत जो कॉमन सिविल कोड है उसकी ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन तुरंत भारत की संसद ने 1986 में मुस्लिम महिला भरण पोषण भत्ता अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया और साहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय को हमने कह दिया कि हम इस निर्णय को नहीं मानते। ऐसा कर दिया गया 1986 में। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। एक तो बात है ये। दूसरी बात, डैनियल लतीफी जो कि साहबानों के वकील थे, उन्होंने इस भरण पोषण भत्ता या जो मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण जो अधिनियम है उसको कोर्ट में चैलेंज किया। वर्ष 2003 में डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए और तब तक मिलना चाहिए जब तक कि उनकी रीमैरिज यानी पुनर्विवाह नहीं हो सकता। तो ये सारे मामले हैं जो कॉमन सिविल कोड से जुड़े हुए। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, वर्ष 2017 अगस्त 2017 22 अगस्त आई थिंक 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में एक निर्णय दिया और वो निर्णय ट्रिपल तलाक से संबंधित है। देखिए, इस्लाम जो मानते हैं, यस संजय जी आप एकदम सही कह रहे हैं। आपका जो प्रश्न है 3 तलाक के बारे में भी बताएं, ऑब्वियसली उसी पर हम लोग आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक, देखिए मुस्लिम्स में 3 प्रकार के तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत। जो संजय जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं ट्रिपल तलाक, ये एक्चुअली में तलाक बिद्दत ही है। किसी को आप तलाक 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 कहते हैं और इंस्टेंट ये जो तलाक है उससे तलाक मिल जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रिपल तलाक। मुसलमानों में तलाक ए बिद्दत को तलाक का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। आप किसी को अचानक तलाक तलाक कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या फिर आप कोई मेल भेजते हैं या किसी भी प्रकार का कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं और उससे आपको जो तलाक मिल जाता है, कहा गया कि ये मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, उनका ये उल्लंघन है। सायरा बानो एक महिला थी, उसने इस चीज को चैलेंज किया और सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने
निर्णय देते हुए ये कहा, ट्रिपल तलाक, तलाक की बिद्दत न केवल भारतीय संविधान बल्कि इस्लाम के जो बेसिक उसूल है, इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है, उसके भी खिलाफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है सायरा बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो सारे निर्णय हम लोगों को कॉमन सिविल कोड की ओर ले जा रहे हैं। अनुच्छेद 44 पर चर्चा करते समय हमने जानबूझकर ये बात कही ताकि आपको मालूम रहे कि देश में क्या घटित हो रहा है। साथ ही साथ आपको मालूम रहे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में ट्रिपल तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय कौन सा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 44 के बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन और उनकी बाल्यावस्था, उनका जो चाइल्डहुड है, उनकी देखभाल की व्यवस्था करेगा, ऐसा अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। और दोस्तों, साहबानों से सायरा बानो में क्या परिवर्तन हुए? कोई परिवर्तन नहीं है। साहबानों वाले मामले में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के संदर्भ में जो अधिकार दिए उस बात को स्वीकार किया गया था महावीर जी, और इस वाले मामले में ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया गया। ये बड़ा फर्क है। हालांकि दोनों अनुच्छेद 44 से ही संबंधित है और दोनों हम लोगों को कॉमन सिविल कोड की ओर ले जाते हैं। विजय जी, पॉक्सो की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, पॉक्सो पे भी चर्चा करेंगे जब विषय आएगा। आज का हमारा विषय आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आपको सूचना है। आज हम लोग केवल और केवल डीपीएसपी के बारे में बात करना चाहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करना चाहते हैं। 45 में लिखा हुआ है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्य अवस्था की देखभाल करेगा राज्य, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ। 86वें संविधान संशोधन से पूर्व इस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ था, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। इस बात को हमने, कमलेश जी एकदम सही कह रहे हैं, इस बात को अब हमने वहां से हटा दिया है। इस बात को हमने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ते हुए मौलिक अधिकार का रूप दे दिया है। अब लिखा हुआ है 6 से कम आयु के बच्चे। आर्टिकल 46 बहुत अच्छा अनुच्छेद है, कहता है एससी और एसटी, साथ ही साथ लिखा हुआ है समाज के दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एससी और एसटी के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था करेगा ही करेगा, साथ ही साथ समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो शब्द लिखे हुए, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि उनको सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। इस बात का भी उल्लेख है 46 में। 47 सुनिए और मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के सुनिएगा। 47 देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक शायद मेरे हिसाब से जो टेट का एग्जाम था, आरटेट का एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया। अब हम लोग सोचते रहे कि ये प्राइमरी ड्यूटीज क्या होती है, ये प्राथमिक कर्तव्य क्या होते हैं। एक्चुअली में अगर आप 47 को देखोगे, अनुच्छेद 47 को, उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य लोगों के जीवन स्तर, लोगों के पोषाहार और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। आर्टिकल 47 में राज्य की प्राइमरी ड्यूटीज यानी प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न क्या आ सकता है? आगे प्रश्न ये आ सकता है, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का कौन सा प्राथमिक कर्तव्य नहीं है। देखिए 3 लिखा हुआ है, जीवन स्तर में सुधार करेगा, उनकी न्यूट्रिशन यानी पोषाहार में सुधार करेगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। 47 का एक भाग तो ये है। यस कमलेश जी, एकदम सही कह रहे हैं। दूसरी बात जो लिखी हुई है, राज्य ऐसे पदार्थों के सेवन पर, जिसे हम लोग एल्कोहलिक कह सकते हैं, मादक पदार्थों के सेवन पर, ऐसी दवाओं के सेवन पर जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है, उन पर रोक लगाएगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 में। जब कोई राज्य शराबबंदी के संदर्भ में कानून बनाता है, शराब पर रोक लगाता है, तो उसका आधार अनुच्छेद 47 ही है। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, उसका भी आधार अनुच्छेद 47 है, क्योंकि इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट और एंड इट्स प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। क्या ड्यूटी है? लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अनुच्छेद 48, भारतीय संविधान के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि संविधान बहुत बड़ा है। बड़ा तो है ही है, जानवरों के क्या अधिकार होंगे, इसका भी उल्लेख हमने संविधान में कर रखा है।
आर्टिकल 48 ये कहता है राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा, ऐसा 48 में लिखा हुआ है। ये प्रश्न पूछे राहुल जी चिंता मत करें, हम पूरा संविधान को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 2-4 दिन का गैप आ सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी, निर्मल जी भी यही चाहते हैं। हम लोग ये जो फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा संविधान के जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जो भी आयाम हो सकते हैं, उन सब पे बारे में बात करेंगे। 48 में जो दूसरी बात लिखी हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। 48 में लिखा हुआ है राज्य पशुओं और विशेषकर गाय के वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। इस बात का उल्लेख है 48 में। याद रखिएगा, आजकल बीफ शब्द काफी चर्चा में है। बीफ का मतलब है गाय का मांस। ये जो गाय के मांस पर रोक लगनी चाहिए, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 48 कहता है पशुओं विशेषकर गाय के वध पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो गाय के मांस के ऊपर तो रोक लगेगी, ऐसा अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। अब देखिएगा आर्टिकल 48A, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट बनाकर याद रखें। लिखा हुआ है राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन और वन्य जीवों की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये लिखा हुआ है 48A में, और ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, और बाद में कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखें। इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डालकर याद रखने के लिए क्यों कहा, जरा बताओ। इसका कहने का कारण यह था कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हम लोग जब कल जो मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तब इस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारा एक मूल कर्तव्य भी ऐसा कैसा है। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, नदियों, झीलों का संरक्षण प्रदान करें। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कॉमन है। 48A ही वाली वो बात है। आगे जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तब भी आपको यह बात बताई जाएगी, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। 49, आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारी विरासतें हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, जो स्मारक है, उनको संरक्षण प्रदान करना राज्य का कार्य है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 49 में। और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, मोहित जी, बीफ पर क्यों नहीं रोक लगती है? लगाइए ना रोक। नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है राज्य रोक लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार लगा सकती है। 49 में जो बात लिखी हुई है उसके बारे में प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है राज्य का कर्तव्य है कि वो विरासतों को, हेरिटेज को, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करे। और जब ये प्रश्न पूछा गया, यस, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित, एकदम सही कह रहे हैं राकेश जी, ये जो प्रश्न पूछा गया तब ये पूछा गया इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। और वहां पर एक बात ये लिख दी, हमको लगा कि ये हमको कहीं ना कहीं पढ़ा है, पर पढ़ा तो है, कहां पढ़ा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा है, मूल कर्तव्य में आपने इसको नहीं पढ़ा है। वैसे बता दीजिए कौन करता है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण, विरासतों को संरक्षण कौन देता है, हमारे जो स्मारक है उनको संरक्षण कौन प्रदान करता है, जरा बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो करता है इन सब का प्रोटेक्शन, इन सबको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। सभी को हेलो हाय सब हो चुका है, सब हो चुका है, गुड इवनिंग भी हो चुकी है। हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पिछले 42-43 मिनट से बात कर रहे हैं। और भंवर सिंह जी, आपको अभी हेलो याद आ रहा था, कोई बात नहीं, नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू, कैसे? एकदम बढ़िया है आप लोग। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 50 के बारे में। आर्टिकल 50 वैसे तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। लेकिन ऐसे हमारे मित्र जो दूर दराज बैठे हैं, जिन्होंने कभी भी उत्कर्ष की क्लास अटेंड नहीं की है, उनको यह अनुच्छेद समझ में नहीं आया होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अलग अलग ही है। इसमें अलग करने की क्या बात है? अलग करने की बात है, देश की आजादी से पहले हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पद थे, जो पद तो कार्यपालिका के थे, एग्जीक्यूटिव पद थे, लेकिन उनके पास मजिस्ट्रियल पावर्स भी हुआ करती थी, न्यायिक शक्तियां भी हुआ करती थी। और आज भी देखिए ना, कलेक्टर साहब, जिलाधीश हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग डीएम क्यों कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं? एसडीओ को हम लोग एसडीएम क्यों कहते हैं? ये सब तो कार्यपालिका के पद है। इनको हम लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इनके पास मजिस्ट्रेट की भी पावर्स हैं। और याद रखिएगा, जब एक पद के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होता है, न्यायिक शक्तियां भी होती है,
ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। दैट्स वाई हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाएगा। आर्टिकल 51 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 51। क्यों है? अनुच्छेद 51 में 4 बातें लिखी हुई है। कौन कौन सी बातें लिखी हुई है? भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। पहली बात, भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। भारत ये चाहता है कि सभी देश, सुमिता जी एकदम सही कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग ये ऐसा ही कहते हैं, एकदम सही है। तुलसीराम जी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान हुई टकराट के बारे में चर्चा करेंगे, आज अभी करेंगे। मैंने कहा कि हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या टकराव है उस पर चर्चा करेंगे। तुलसीराम जी चिंता ना करें आप। अनुच्छेद 51 में तीसरी बात जो लिखी हुई है, भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जो है इसकी पालना को बढ़ावा देगा। और चौथा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भारत ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उसका समाधान मध्यस्थता से हो। टू सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ऐसा अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। दैट्स वाई अनुच्छेद 51 को भारत की विदेश नीति का आधार कहा जाता है। तो यह है कुल मिलाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब जो तुलसीराम जी का सवाल था या फिर सवाल ना भी था तो भी हमको यह जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का महत्व क्या है? सारी अच्छी बातें यहां लिखी हुई है, फिर आपने सारी अच्छी बातों को वहां क्यों लिखा जिसको लागू करना जरूरी नहीं है? क्योंकि आप उम्मीद करिए, आप जरा अपना आप को 1950 के आसपास ले जाइए। हमारे संविधान सभा के जो लोग जो हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो सारी उन बातों को अगर फंडामेंटल राइट्स में डाल देते, जब हमारा देश गरीब था, जब हमारे पास सक्षमताएं नहीं थी, जब हमारी समताएं नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को शामिल करना जरूरी था, क्योंकि हमारी क्षमताएं थी नहीं, हम सभी बातों को लागू कर नहीं सकते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी, हमने एक एक करके नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू करना शुरू कर दिया। एक तो बात है ये। दूसरी बात, बड़ा कौन है? फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं? ये आपका एक प्रश्न है, तो आपको बता देते हैं। चंपाकम दोराईजन 1951 का ये केस है। चंपाकम एक लड़की का नाम है, मद्रास की ये लड़की है। चंपाकम दोराईजन वर्सेस मद्रास स्टेट का ये मामला है, 1951 का ये मामला है। चंपाकम जो लड़की है उसका एडमिशन होता नहीं है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मद्रास में गवर्नमेंटल ऑर्डर जो है, जो सांप्रदायिक ऑर्डर जो है, उसके तहत जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। चंपाकम दोराईजन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ये जो जाति के आधार पर जो कम्युनल ऑर्डर जो निकाला गया है, जो आरक्षण दिया गया है, उसको रद्द करता है। और इसी मामले में चंपाकम दोराईजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सुपीरियर है, उससे बड़े हैं। यहां से स्टार्ट होता है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, इस बात को लेकर कि बड़ा कौन है, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। तो इस मामले में मैं तो कहा मौलिक अधिकार बड़े हैं। तुरंत हमारे संविधान में प्रथम संशोधन किया गया, 31A और 31B नाम के 2 अनुच्छेद जोड़े गए और कह दिया कि कुछ ऐसे कानून होंगे जो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे, और उन कानूनों को हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। एक तो बात है ये। दूसरी बात, जब हम लोगों ने 25वां संविधान संशोधन जोड़ा और इसके 25वें संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा जब हमने अनुच्छेद 31C जोड़ा, तो ये व्यवस्थापिका का न्यायपालिका के ऊपर एक हमला की तरह था। 31C जोड़कर हमने कह दिया आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 14 और जो अनुच्छेद 19 है उस पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 31C जोड़ दिया इंदिरा जी की सरकार के द्वारा। तो ये एक टकराव का मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन हुआ करती थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में। इंदिरा जी की सरकार के द्वारा ही एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन करके हम लोगों ने सभी नीति निर्देशक तत्वों को सारे मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने वाला प्रावधान कर दिया। 31C में यह लिख दिया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को सभी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमने किया 42वें संशोधन के द्वारा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया
1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन को जब कोर्ट में चैलेंज किया, तब मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात लास्ट में जो जोड़ी गई कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी, इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये बंद कीजिए बहस, ये क्या लगा रखा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, कोई बड़े नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी को आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक है। केटी शाह, ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने या नहीं करने ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। तो मित्रों, हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बात कर रहे थे। आज डीपीएसपी पर बात की, हमने बहुत सारे मुद्दों को टच किया। आप सभी लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप लोगों का आभार। कल फिर मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, इसी वक्त पर मिलेंगे और संविधान का एक और विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और वो विषय होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सुनते रहिए, इसी तरह से देखते रहिए और हमारा भी आप इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.